नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि और उससे जुड़े हुए संबंध क्षेत्र का कितना क्या योगदान है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कृषि जो टॉपिक है, कृषि और प्रमुख जो फसलें ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक से जुड़ा हुआ बहुत बार राजस्थान की आर्थिक सर्वे से संबंधित कृषि विभाग का जो सांख्यिकी रिपोर्ट है उससे संबंधित वहाँ से जो डेटा है वो लेकर के एग्जामिनर सवाल है वो बहुत बार है वो पूछ लेते हैं। और जहाँ पर अगर आपके सिलेबस में राजस्थान की अर्थव्यवस्था और उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राजस्थान में कृषि क्षेत्र, उद्योग सेवा क्षेत्र इस प्रकार से टॉपिक दिया हुआ है, तो उस दृष्टि से तो ये टॉपिक और भी ज़्यादा है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो कृषि है, उस कृषि से संबंधित कुछ जो चीज़ें हैं, वो हमें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, वो ध्यान में रखनी होती है कि राजस्थान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस एग्रीकल्चर सेक्टर का राजस्थान की इकोनॉमी में कितना क्या योगदान है। कृषि से जुड़े बहुत सारे अलाइड सेक्टर हैं, संबंध जो क्षेत्र है, उनका कितना क्या राजस्थान की इकोनॉमी में योगदान क्या है और राजस्थान की जो फसलें इत्यादि है उस दृष्टि से भारत में राजस्थान का क्या योगदान है, राजस्थान का भारत में क्या योगदान है, तो वो जो चीज़ें हैं, वो हम कुछ फैक्चुअली चीज़ें आर्थिक सर्वे राजस्थान सरकार का एक बहुत ही ऑथेंटिक दस्तावेज होता है और वहाँ से हर बार परीक्षा में सवाल है वो पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। ये आर्थिक सर्वे में बहुत सारी योजनाएँ भी होती है कृषि से संबंधित, उन योजनाओं पर भी हम चर्चा करेंगे। कुछ और भी जो डेटाज़ हैं, तो उन डेटाज़ पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए एक-एक करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इस पर हम वो चर्चा करते हैं। तो राजस्थान का जो आर्थिक सर्वे है 2024-25, इस आर्थिक सर्वे की अगर हम बात करें तो इस आर्थिक सर्वे में टोटल 10 चैप्टर है और उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है, वो उसका टाइटल है सशक्त और समृद्ध कृषि। और ये जो चौथा चैप्टर है, चौथा अध्याय है राजस्थान के आर्थिक सर्वे 2024-25 का, इसी चौथे अध्याय में ये सारी जो चीज़ें हैं वो डाली हुई है जिस पर हम चर्चा करेंगे और ये आपका कृषि से जुड़ा हुआ चैप्टर है। आपको बहुत सारे अभ्यर्थी ये देखते हैं, कहते हैं कि आर्थिक सर्वे हमें पूरा का पूरा पढ़ना होता है या नहीं पढ़ना होता है। तो आर्थिक सर्वे आपको पूरे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे राजस्थान के भूगोल में भी जो टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कृषि दे दिया है या उद्योग दे दिया है, तो कृषि से जुड़ा हुआ कौन-कौन सी चीज़ें हैं वो आर्थिक सर्वे में डाली हुई है, नवीन जो योजनाएँ हैं या नवीन जो डेटा है, कृषि का उत्पादन इत्यादि है, फसलों का जो स्थान कितना है, उत्पादन इत्यादि है, वो जो चीज़ें हैं और भी कृषि का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या कुछ योगदान है, वो चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। ठीक है? और जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक नहीं दिए हुए होते हैं और वो आर्थिक सर्वे में भी बहुत सारे टॉपिक है वो उसमें कवर होते हैं, तो वो चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप राजस्थान का भूगोल जो हम कवर कर रहे हैं, तो इसमें आपको अलग से आर्थिक सर्वे कहीं से कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। हम साथ-साथ में जो-जो टॉपिक पढ़ेंगे, उसके साथ में आर्थिक सर्वे में क्या कुछ चीज़ें हैं या और भी राजस्थान सरकार के जो नवीनतम सांख्यिकी रिपोर्ट है या फिर जो एनुअल रिपोर्ट है, वार्षिक प्रतिवेदन है, उसमें जो-जो नवीनतम जो फैक्ट है, वो हम साथ-साथ में उसको ऐड करते हुए चलेंगे। तो इसके लिए आपको अलग से कहीं कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी में हम साथ-साथ में कवर अप करते हुए चलेंगे। तो देखिए कृषि जो है, कृषि की बात करें, तो कृषि के साथ-साथ में राजस्थान की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें या फिर किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए या इकोनॉमी में जिन क्षेत्र का योगदान होता है, वो 3 जो सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो जिसके अंतर्गत आपका कृषि और उससे जुड़ा हुआ संबंध क्षेत्र आता है। द्वितीयक जो सेक्टर है उसमें आपका इंडस्ट्री आता है और टर्शियरी जो तृतीयक जो क्षेत्र है उसमें आपका सेवा क्षेत्र आता है। तो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, ये जो 3 सेक्टर होते हैं वो किसी भी अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए और किसी भी अर्थव्यवस्था को और ऊपर तक ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी है वो भूमिका होती है। और यही जो 3 आपके पहिए होते हैं, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था को उसके वैल्यू एडिशन में उनका है वो बहुत ही योगदान है वो रहता है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी ये 3 जो क्षेत्र हैं, एक तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, एक आपका इंडस्ट्री सेक्टर है और एक है सर्विस सेक्टर है। तो ये 3 जो सेक्टर हैं,
ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था को संचालित करने में और सामूहिक रूप से जो राज्य का सकल राज्य मूल्यवर्धन है, जीएसवीए है, इसमें ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो चूँकि हम कृषि पर चर्चा कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो मुख्य विषय जो कृषि है, तो हम कृषि से जुड़े हुए चीज़ और कृषि से संबंध जो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, तो कृषि के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कृषि के अंतर्गत फसलें भी आती हैं, कृषि के अंतर्गत पशुधन भी शामिल किया जाता है, मत्स्य है और वानिकी फॉरेस्ट्री भी है। इनको कृषि के उप क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो कई बार ये परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से उप क्षेत्र हैं। तो कृषि के अंतर्गत एक तो आपकी क्या आती है, फसलें आती हैं, दूसरा आपका पशुधन आता है, तीसरा मत्स्य आता है और चौथा वानिकी और लॉगिंग। ये जो सेक्टर है, ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? कृषि के अंतर्गत आते हैं। अब कृषि का राजस्थान की इकोनॉमी में कितना क्या योगदान है? तो इन तीनों सेक्टरों की बात करें, तो कृषि का इन तीनों में से योगदान कितना है? 26.92% है प्रचलित कीमतों पर। कीमतें 2 प्रकार की होती हैं, एक तो प्रचलित कीमतें और एक है स्थिर कीमतें। प्रचलित कीमत यानी कि जिस वर्ष में ये एस्टीमेट लगाया जाता है, ये गणना की जाती है, तो वही जो वर्ष होता है, जो प्रचलन में वर्ष होता है, वही आपका प्रचलित कीमत। और स्थिर कीमत वो कीमत होती है, जो एक आपका आधार मानी जाती है, किसी वर्ष को आधार मान करके उसकी कीमत है वो तय की जाती है। क्योंकि जो किसी भी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो हमेशा बढ़ती रहती हैं। तो स्थिर जो आधार वर्ष है सकल राज्य मूल्यवर्धन की अगर बात करें, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन की बात करें, तो उस सकल राज्य मूल्यवर्धन का जो आधार वर्ष माना गया है वो है 2011-12। ठीक है? सकल राज्य मूल्यवर्धन का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, कई बार है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है? तो कृषि का योगदान कितना है? प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन का जो मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान 26.92% है। औद्योगिक क्षेत्र में दूसरा जो आपका सेक्टर है वो आपका इंडस्ट्री सेक्टर है। और उद्योगों के अंतर्गत क्या आता है? खनन है, माइनिंग है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, जलापूर्ति है, निर्माण है। ये जो चीज़ें हैं वो आपकी इंडस्ट्री के अंतर्गत शामिल हैं। और राजस्थान की इकोनॉमी में इंडस्ट्री का जो योगदान है वैल्यू एडिशन में, वो कितना है? 27.16% है, वो उद्योग का योगदान है। और सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें या राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें, तो सर्विस सेक्टर है। इस सर्विस सेक्टर का जो इकोनॉमी है उसके वैल्यू एडिशन में सबसे ज़्यादा योगदान है। तो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो सेवा क्षेत्र का राजस्थान की इकोनॉमी में योगदान जो है वो कितना है आपका? 45.92% जो है वो योगदान है। और इस सेवा सेक्टर में क्या-क्या चीज़ें हैं? जो आपका परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसके अलावा जो भंडारण है, संचार है, जो हम आपका एक तो परिवहन संचार हो गया और एक दूरसंचार हो गया, जो टेलीकम्युनिकेशन हम जो मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट इत्यादि जो चीज़ें हैं वो चलाते हैं, कॉलिंग के माध्यम से बातचीत करते हैं, डेटा ट्रांसफर इत्यादि है, तो ये आपका संचार है। ठीक है? इसके अलावा फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं, वित्तीय सेवा, इसके अलावा वास्तविक स्थिति, पेशेवर सेवाएँ हैं, सार्वजनिक प्रशासन और अन्य जो सेवाएँ हैं, जैसे कोई भी आपकी जॉब इत्यादि जो कर रहे हैं, कोई भी जैसे सरकारी टीचर है, डॉक्टर है, ये सारे के सारे जो है वो आपका क्या है? एक सेवा प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये सारे के सारे सर्विस सेक्टर के अंतर्गत है वो आते हैं। ठीक बात है? तो ये आपका सर्विस सेक्टर का योगदान है वो अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा है। तो अगर राजस्थान की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, तो इकोनॉमी का वो यहाँ पर हम कितना मान लेते हैं? 100% मान लिया। और इस 100% में 3 लोग आकर के क्या है योगदान देते हैं, जिससे ये अर्थव्यवस्था हमारी चल रही है। तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर के बाद में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? इंडस्ट्री का है। इंडस्ट्री के बाद में कृषि का है। ठीक बात है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार तो ये सीधा-सीधा पूछ लिया जाता है या आरोही-अवरोही क्रम में है वो आपका मिलान करवा लिया जाता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक योगदानकर्ता जो आपके क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को योगदान के अनुसार अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अवरोही क्रम में कहें तो पहले सबसे अधिक रखेंगे सेवा, उसके बाद में उद्योग और तत्पश्चात कृषि रखेंगे। ठीक बात है?
तो अब हमारा जो मुख्य मुद्दा है, मेन जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, एग्रीकल्चर है, कृषि है। तो हम बात करेंगे इस कृषि का, कि कृषि के अंतर्गत भी बहुत सारे जो क्षेत्र है, उप क्षेत्र है इसके, फसल है, पशुधन है, इसका कितना क्या योगदान है वो भी चीजें देखेंगे। ठीक है। फसल में भी कौन कौन सी फसल है जो राज्य के वैल्यू एडिशन में सबसे ज्यादा योगदान देती है। पशुधन में भी बहुत सारे अलग अलग और भी हमें उपक्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो उसमें कौन कौन से जो सब आपके सेक्टर हैं जिसका योगदान है वो सबसे ज्यादा है वैल्यू एडिशन में। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो हम इस सेशन में हो चर्चा करेंगे। और जब हम उद्योग इत्यादि वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय पढ़ेंगे, तब हम उद्योग से जुड़े हुए चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। और बाकी जो सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस सेक्टर में जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन इत्यादि है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जो चीजें पढ़ेंगे तो हम सेवा क्षेत्र को भी है वो साथ में ले लेंगे। ठीक बात है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं किसकी, आपका सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित कीमत तो हमने देख ली, लेकिन स्थिर कीमत है उसमें क्या योगदान है, इनका कितना क्या है। क्योंकि प्रचलित कीमत तो आपकी 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर है, और स्थिर कीमत जो है वो 2011-12 के आधार वर्ष के आधार पर है वो आपकी तय की गई है। तो स्थिर मूल्यों पर कृषि का योगदान कितना है, प्रचलित मूल्यों पर कृषि का योगदान कितना क्या है। बाकी वाला आप याद ना रखे तो भी ठीक बात है। अभी कृषि वाला देख लेते हैं, कृषि वाला अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, बाद में उद्योग पढ़ेंगे तो उद्योग वाला कर लेंगे, फिर सर्विस सेक्टर है वो कर लेंगे। लेकिन साथ साथ में तीनों ही हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो और ज्यादा आपको बाद में तकलीफ नहीं होगी, साथ ही साथ याद हो जाएंगे। तो देखिए, पहली बात तो है यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हम देख लेते हैं। एक तो होती है जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद, ये चीजें क्या होती है। तो ये चीजें जब हम अर्थव्यवस्था को डिटेल में पढ़ते हैं, हमारे टॉपिक में जो अर्थव्यवस्था चैप्टर होता है वो अलग से पृथक से दिया हुआ होता है, तब हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। क्योंकि हम राजस्थान के जनरल स्टडीज से संबंधित चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए जीडीपी, जीएसडीपी, जीएसवीए, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या है, गणना किस प्रकार से की जाती है, उसको हम डीपली नहीं ज़्यादा पढ़ेंगे। लेकिन एक मोटा मोटी देख लेते हैं कि जीडीपी या जीएसडीपी क्या होता है। तो जीएसडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है, यानी कि एक जो राज्य होता है उस राज्य की जो परिधि होती है, उस राज्य की जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के भीतर भीतर सेवा हो गई या फिर कृषि हो गया या उद्योग हो गया। तो ये जो तीनों सेक्टर है, इस सेक्टर से चीजों का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है, उसकी जो मार्केट प्राइस है चीजों की, तो वो कितनी क्या एक साल में है वो आपकी कलेक्ट हुई है, वो आपकी जीडीपी है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, उसके अंतर्गत है वो आपका देखा जाता है। और उस सकल घरेलू उत्पाद में वैल्यू एडिशन किस किसने किया है, कि सकल घरेलू उत्पाद किस वजह से हुआ है, जिसमें कृषि का योगदान कितना है, उद्योग का कितना है, सेवा क्षेत्र का कितना है, तो वो आपका उसका जीएसवीए हो गया, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन है वो हो गया। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसका, कृषि का है वो देख रहे हैं कि कृषि का वैल्यू एडिशन कितना है। और ये कृषि का वैल्यू एडिशन ही बाद में आपका क्या होता है, एक प्रकार का जीएसडीपी को है वो और बूस्ट करने में योगदान है वो देता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना क्या है राजस्थान का स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर, तो वो भी आप यहाँ पर है वो देख सकते हैं। 9,06,294 जो है ये आपका क्या है, राजस्थान का स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है, कितना है, 9 लाख करोड़ है। और प्रचलित मूल्यों पर 17,04,339 जो करोड़ है वो आपका प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। ठीक बात है। ये आपको तभी याद रखना है जब आपके सिलेबस में अगर राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो दी हुई होती है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक इत्यादि है वो चीजें हैं, तो ये आपको ये ध्यान में रखना है, अन्यथा ये चीजें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक बात है। और सकल घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि इत्यादि कितनी क्या है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023-24 में इतनी है, 2024-25 में इतनी है। अब मुख्य जो बात है वो हम इस पर चर्चा है वो कर रहे हैं कि सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार योगदान कितना है। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन में तीन जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा सेक्टर। जिसमें प्रचलित कीमतों पर हमने देखा कृषि का योगदान 26.92% है, उद्योग का 27.16 और सेवा सेक्टर का है वो 45.92% है। ये कौन सी है, प्रचलित कीमतों पर है, यानी कि
करंट प्राइस पर हैं। ठीक है, तो करंट प्राइस पर तो ये है इसका। कंस्टेंट प्राइस जो स्थिर कीमतें हैं, उस स्थिर कीमतों पर कृषि का योगदान, यहाँ जो करंट प्राइस में 26.92 है, तो स्थिर कीमतों पर थोड़ा सा है वो कम हो जाता है। कितना है? आपका कंस्टेंट प्राइस पर जो है स्थिर कीमतों पर 26.5454% है वो कृषि का योगदान है। तो आपसे ये सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। प्रश्न में इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए स्थिर कीमतों पर, तो स्थिर कीमतों का तो आधार वर्ष 2011-12 ही होता है अब तक तो। ठीक है, यही आपका स्थिर कीमतों का आधार वर्ष है। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जो है 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना है? ठीक है, तो कृषि का स्थिर मूल्य आपसे पूछ लिया गया है, तो कृषि का योगदान आप कितना बताएंगे? 26.54% कृषि का योगदान है वो आपका स्थिर मूल्य पर है। और यही सवाल आपसे पूछ लिया गया कि 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर कृषि क्षेत्र का प्रचलित कीमतों पर योगदान है वो कितना है? तो प्रचलित कीमतों पर आपसे पूछ लिया जाए, करंट प्राइस पर पूछ लिया जाए, तो करंट प्राइस पर आप कितना बताएंगे? 26.92% कृषि का योगदान है। ठीक है, तो वैसे स्थिर प्राइस पर हमेशा है वो कम रहता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं। ठीक है, तो 26 है स्थिर पर और 26.92 है प्रचलित कीमत पर कृषि का। उद्योग की बात करें तो उद्योग में स्थिर कीमतों पर प्रचलित की तुलना में अधिक है। 28.39% उद्योग का है स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर है 27.16%। सर्विस सेक्टर का है 45% स्थिर कीमतों पर और 45.92% है वो आपका प्रचलित कीमतों पर है। यानी कि बाकी वाला सारा स्थिर कीमतों पर प्रचलित कीमतों की तुलना में योगदान जो है वो आपका कम रहता है। लेकिन यहाँ पर स्थिर उद्योग है वो इसका थोड़ा सा उल्टा है। उद्योग का आपका स्थिर कीमतों पर है वो आपका ज़्यादा है, प्रचलित कीमतों पर थोड़ा-सा कम हमें देखने को हो मिलेगा, ठीक है? तो फिलहाल के लिए आप कृषि वाला याद रखिए, बाद में धीरे-धीरे ये थोड़ा-सा और साथ में देखते चलिए, तो जैसे-जैसे बाद में हम उद्योग वाला भी चर्चा करेंगे, तो धीरे-धीरे आपको याद में ये भी याद है वो रहना लग जाएगा। ये आप इंग्लिश में है वो देख सकते हैं, कंस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस, कहीं कोई कन्फ्यूजन इत्यादि हो तो यहाँ पर है वो आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। अब बात करते हैं हम राजस्थान में जो अर्थव्यवस्था है उसको, वैसे ये कृषि से जुड़ा हुआ चीज़ें नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए एक ध्यान भी होना चाहिए कि राजस्थान के व्यक्तियों की पर कैपिटा इनकम कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो प्रति व्यक्ति की आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति की आय भी 2 जो आपके उसके स्टैंडर्ड रहते हैं, एक तो स्थिर कीमतों पर होती हैं और एक प्रचलित कीमतों पर होती हैं। आपसे पूछ लिया जाए 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर प्रचलित कीमत आपसे पूछ ली जाए तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय है 1,85,053 रुपये, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की एक साल में सालाना इनकम कितनी है? तो औसतन प्रत्येक व्यक्ति की इनकम 1,85,053 रुपये है वो आपकी प्रचलित कीमतों पर है, करंट प्राइस पर है। वहीं आपसे कंस्टेंट प्राइस 2011-12 का आधार वर्ष मानते हुए पूछ ली जाए कि 2000 यानी कि स्थिर मूल्यों पर 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 96,638 रुपये है। ठीक बात है। तो ये राजस्थान की पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम है, ये आपको ध्यान में है वो रखनी है प्रति व्यक्ति आय। और पिछले वर्ष में क्या थी? तो पिछले वर्ष में फाइनल डेटा के अनुसार 90,414 थी और ये बढ़ कर के 24-25 के अग्रिम अनुमानों में 96,638 हो गई है। और प्रचलित कीमतों पर बात करें तो प्रचलित 1,66,647 अब 1,85,053 रुपये है वो हो गई है। ठीक बात है। तो ये दोनों ही आपको ध्यान में रखना है, विशेष करके वर्तमान वाली की 1,85,053 रुपये प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है और 96,638 जो है वो राजस्थान में स्थिर कीमतों पर आपकी क्या है? पर कैपिटा इनकम है। अब ये जो आधार वर्ष है, अलग-अलग चीज़ों का कोई आधार वर्ष है वो माना गया है।
तो ये थोड़ा-सा आधार वर्ष भी आप ध्यान में हो रख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर इंडिकेटर दिए हुए हैं और ये आधार वर्ष है। जैसे थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, इसका आधार वर्ष 1999-2000 है। कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2005-6 से 2007-8 है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 2011-12 है। जीएसवीए का भी 2011-12 है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है इसका भी 2011-12 और पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय का भी 2011-12 है। तो ये जो चीजें हैं आपका औद्योगिक कृषि उत्पाद सूचकांक, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय जो है, इन सारों का जो आधार वर्ष है, बेस ईयर जो है वो क्या है, 2011-12 है। जबकि कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष पूछ लिया जाए तो वो है आपका 2005-6 से 7-8। और ये थोक मूल्य सूचकांक है, ये काफी एग्जाम में है, वो पूछा गया है पहले भी आरएस जैसी परीक्षाओं में। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर जो है वो 1999-2000 है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान में हो रखना है। तो ये चीजें कुछ बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपको साथ में बता दी हैं। और परीक्षा में सवाल किस प्रकार से आता है वो यहाँ देख सकते हैं। आरपीएससी ने किसी परीक्षा में पूछ लिया, ये पुराने डेटा के आधार पर पुराना सवाल है, 2022-23 की परीक्षा में पूछा गया। तो ये इसी प्रकार से सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा कि वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना है। तो ये अभी अग्रिम अनुमान ही है, वर्तमान में 2024-25 जो है ये इसमें अग्रिम अनुमान है। तो यहाँ पर आपसे हाल के परीक्षा में कौन सा वर्ष पूछा जाएगा, 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान कितना है आपसे पूछ लिया जाए तो कितना बताएंगे, 26.54% जो है वो आपका स्थिर कीमतों पर है और 26.92% जो है वो आपका प्रचलित कीमतों पर है। ठीक है, तो ये आप दोनों ही ध्यान में रखिए, कोई सा भी पूछा जा सकता है। इसमें स्थिर कीमत पूछा है, ठीक है, और आगामी आपको प्रचलित कीमत पर भी है वो पूछा जा सकता है। तो ये हमने चीजें डिस्कस करी। तो ये आपको इस प्रकार से जो सवाल है वो परीक्षा में पूछा जा सकता है। 26.54 स्थिर कीमत और 26.92 आपका प्रचलित कीमत है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इस कृषि को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि कृषि का योगदान कितना है, 26.92% है प्रचलित कीमतों पर। और अगर अखिल भारतीय योगदान की बात करें तो अखिल भारतीय योगदान की अगर हम बात करें तो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें भी 3 सेक्टर हमें देखने को मिलेंगे, कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है। तो राजस्थान में जहाँ कृषि का योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना है, 26.92% है, वहीं अखिल भारतीय योगदान कितना है, 17.77% है। यानी कि राजस्थान का सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो कृषि का योगदान है वो अखिल भारतीय योगदान से ज्यादा है या कम है। तो राजस्थान का योगदान अखिल भारतीय योगदान से अधिक है। ये भी आपका लाइन टू लाइन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि राजस्थान के आर्थिक सर्वे में ये जिक्र किया हुआ है स्पष्ट रूप से कि राजस्थान का प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान 26.92% है, जो कि अखिल भारतीय योगदान से है वो अधिक है। तो अखिल भारतीय योगदान में कृषि का योगदान कितना है, अखिल भारतीय योगदान में कृषि क्षेत्र का योगदान 17.77% है। तो राजस्थान का है 26.92, भारत का है 17.77, यानी कि अखिल भारतीय से राजस्थान का अधिक है। ये लाइन आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है कि स्थिर और प्रचलित कीमतों पर कृषि और संबंध क्षेत्र के जीवीए में निरंतर वृद्धि हुई है, यानी कि जो कंस्टेंट प्राइस है और करंट प्राइस है इन दोनों में ही सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो आपका वैल्यू एडिशन है उस वैल्यू एडिशन में जो इकोनॉमी में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है वो निरंतर आपका क्या है, बढ़ रहा है। वो कितना क्या बढ़ रहा है वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने लगभग 2011 से लगा करके 2024-25 से आप अगर माने तो लगभग पिछले 10-15 सालों का एक हमें काफ़ी बड़ा आंकड़ा है वो प्रोवाइड करवाया गया है इसमें। और ये कहा गया है कि 2011-12 वर्ष 2011-12 के 1.19 लाख करोड़ से बढ़ करके 2024-25 में 2.18 लाख करोड़ है वो हो गया है। यानी कि
जीएसवीए में जो कृषि है, उस कृषि का योगदान 2011-12 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए था, 1.19 लाख करोड़ रुपए था, और वो 24-25 में कितना हो गया है? 2.18 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है? स्थिर कीमतों पर 4% की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर को है वो दर्शाता है। यानी कि ये जो आपका स्थिर कीमतों पर इस प्रकार से बढ़ा है पिछले 10-15 वर्षों में, 1 लाख से लगभग 2 लाख है वो हो गया है। तो अब आप देखेंगे ये वृद्धि कितनी हुई है? तो 4.76% की सीएजीआर। और ये प्रश्न एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि 2011-12 से 2022-23 के वर्षों में स्थिर कीमतों पर कृषि का चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर है वो कितना रहा है। ठीक बात है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें बताया गया है कि 2011-12 से 24-25 में अब आप देखेंगे कि 1 लाख से 2 लाख हो गया है, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितना, 4.76%। तो ये चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर है। वैसे आप देखेंगे कि 1 लाख से 2 लाख डबल है वो हो रहा है, तो 50% तो वृद्धि होगी ही, लेकिन 50% नहीं है। ये आपके किस प्रकार से है? चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर है। तो चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर 2011-12 से 2024-25 में कितनी देखने को मिली है? मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये आपकी कितनी है? 4.76% है वो मिली है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में हो रखना है। 2011-12 में कितनी थी? 1.19 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है? और यही 2024-25 के अग्रिम आंकड़ों के अनुसार कितनी हो गई है? 2.18 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ठीक है? अब ये आपकी वार्षिक चक्रवर्ती वृद्धि दर है वो इन सालों में कितनी हमें देखने को मिली है? तो 4.76% सीएजीआर है वो हमें देखने को मिली है। तो इस बात को आप अच्छी तरीके से ध्यान में हो रखते हुए चलिएगा। ठीक बात है। तो ये तो हमने देख ली। अब है कृषि और उससे जुड़े हुए जो एलाइड सेक्टर है, उसमें कितना क्या योगदान है और कितनी क्या वृद्धि है वो देखते हैं। तो कृषि और संबंध क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन में हमने देखा कि चाहे स्थिर कीमत हो या प्रचलित कीमत हो, राज्य के सकल मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान क्या है? निरंतर बढ़ रहा है या घट रहा है? तो निरंतर बढ़ रहा है। ठीक बात है। तो ये जो लाइन है ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। आपसे ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के योगदान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, या फिर नीचे कूट दे दिए जाएंगे। ठीक बात है। तो कृषि क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर आपसे पूछ लिया जाएगा, एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, कृषि का योगदान प्रचलित कीमतों पर 26.92% है। ठीक है? जो कि अखिल भारतीय योगदान से अधिक है, ये बात भी सही है। दूसरा ये दे दिया जाएगा कि स्थिर और प्रचलित कीमतों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्र के जीवीए में निरंतर वृद्धि हुई है, या फिर ये भी दे सकता है कि स्थिर कीमतों पर तो वृद्धि हो रही है, लेकिन प्रचलित कीमतों पर है वो निरंतर है वो कमी हो रही है। तो इस प्रकार से दिया जा सकता है। तो ध्यान में रखना, स्थिर और प्रचलित कीमत दोनों में कृषि और उससे जुड़े हुए सेक्टर हैं, उसकी उसका क्या है, जीएसवीए में निरंतर क्या है, उनकी वृद्धि हो रही है। तो ये बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और पिछले 10-12-14 सालों का अगर चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर आपसे पूछ ली जाए, तो 2011-12 में लगभग 1 लाख करोड़ था, और 2024-25 में ये कितना हो गया है? 2.18 लाख करोड़ हो गया है। तो चक्रवर्ती जो वृद्धि दर है वो आपको 4.76% है वो वार्षिक चक्रवर्ती वृद्धि दर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हमने देखा कि निरंतर है वो वृद्धि हो रही है कृषि और संबंध क्षेत्र की, चाहे स्थिर मूल्य हो या प्रचलित कीमत हो, दोनों में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो ये वृद्धि किस प्रकार से है वो देखिए। यहाँ पर 4-5 सालों का डेटा हो दिया गया है। 2020-21 का डेटा दिया गया है। जीवीए में प्रचलित कीमतों का योगदान, जीवीए में स्थिर कीमतों का योगदान। तो स्थिर कीमतों का आधार वर्ष हम जानते हैं कि 2011-12 होता है जीवीए के संदर्भ में। तो यहाँ पर 1.8 लाख करोड़ यहाँ पर है वो दिया गया है। ठीक है? मोटा मोटी देखें तो 1.87 लाख करोड़ रुपए जो है वो आपका स्थिर कीमतों पर 2020-21 में था। उसके बाद में 1.91 लाख करोड़ हो गया 21-22 में, फिर आपका 201, फिर 207 और फिर 218। ठीक है? तो ये आपका क्या है, ग्रेजुअली निरंतर रूप से है वो आपका वृद्धि है वो हो रही है स्थिर कीमतों पर। तो 2020-21 में 1.87 लाख करोड़ है, और अब जो कितना हो गया है 2024-25 में आपका है 2.18 लाख करोड़ है वो हो गया है। ठीक बात है। तो ये आपका 1.87 किस में था 2020-21 में, और यहाँ पर 2024-25 में स्थिर कीमतों पर कितना 2.18 लाख करोड़ हो गया है।
तो इसमें आपसे 5 सालों में चक्रवर्ती वृद्धि दर पूछ लिया जाए स्थिर कीमतों पर, तो वो आप कितनी बताएँगे? तो इस 5 सालों में चक्रवर्ती वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर 3.94% की हमें देखने को मिलती है, ठीक है? ये आपकी इस 5 सालों में चक्रवर्ती 3.94 जो आपकी प्रतिशत है, ये देखने को मिलती है। लेकिन 2011-12 से आपसे पूछ ली जाए, 2020-21 से पूछी जाए तो 3.94 बताएँगे। 2011-12 से 24-25 तक आपसे पूछ ली जाए, तो आप कितनी बताएँगे? 4.76% जो हमने अभी सीएजीआर के रूप में देखी, ठीक बात है? तो ये दोनों ही डेटा है वो आर्थिक सर्वे में दिया गया है। तो एग्ज़ामिनर कहीं से भी सवाल है वो बना सकता है, 2011-12 से भी दे सकता है, 2020-21 से भी दिया जा सकता है, ठीक बात है? तो ये तो स्थिर कीमतों की बात हो गई। 2020-21 अब प्रचलित कीमती की बात करें तो प्रचलित कीमतों पर आपकी 2020-21 में 2.92 लाख करोड़ रुपए आपका जीएसवीए में कृषि का योगदान था और अब कितना हो गया है 4.22 लाख करोड़ है वो हो गया है। तो 2.93 लाख करोड़ से 4.23 करोड़ यानी कि मोटा-मोटी देखें तो बाद में 8 का आंकड़ा आ जाता है तो 4.23 लाख करोड़ हो जाता है। तो ये आपका प्रचलित कीमतों पर कितना है? तो प्रचलित कीमतों पर सीएजीआर की वृद्धि है वो 9.64% हमें देखने को मिलती है। लास्ट 2020-21 से 2024-25 यानी कि लास्ट 4 सालों के अगर हम गैप की बात करें तो कितनी चक्रवर्ती वृद्धि दर है प्रचलित कीमतों पर 9.64%, स्थिर कीमतों पर 3.94% ये बात। अब आपसे पूछ लिया जाए कि विगत वर्ष की तुलना में 2024-25 के अग्रिम अनुमानों में कृषि में स्थिर कीमतों पर जो वृद्धि है वो कितनी हुई है? तो स्थिर कीमतों पर पिछले साल की तुलना में आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर ये स्थिर वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर दी गई है तो कितनी हो जाएगी? 5.05% है वो हो जाएगी। यानी कि 2023-24 में जो है वो आपकी कितनी थी? 2023-24 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 लाख करोड़ 2.07 लाख करोड़ है, अब 2.18 लाख करोड़ है वो हो गया है। तो स्थिर कीमतों पर कितनी है? 5% की है पिछले साल की तुलना में और प्रचलित कीमतों की बात करें तो प्रचलित कीमतों पर पिछले साल की तुलना में कितनी है? 11.44 यानी कि स्थिर कीमतों की बजाय प्रचलित कीमतों पर लगभग डबल में है वो चल रही है आपकी वो जो वृद्धि दर है, वार्षिक वृद्धि दर है। ठीक है? तो ये आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो 2011-12 से वर्तमान तक की, 2024-25 तक की, वो केवल आपको स्थिर कीमतों पर ध्यान में रखनी है और सीएजीआर चक्रवर्ती वृद्धि दर 4.76% की है वो देखने को मिलती है वो। ठीक है? दूसरी बात हमने देखी 2020-21 से 2024-25 में कितनी है? स्थिर कीमतों पर 3.94% और प्रचलित कीमतों पर 9.68% की है देखने को मिलती है। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि पिछले साल की तुलना में पूछ ली जाए, तो पिछले साल की तुलना में कितनी है? 5.5% की स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर 11.44% की हमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये बातें आपको इस संदर्भ में थोड़ी-सी ध्यान में रखने वाली हैं। अगर आपने पहले भी आर्थिक सर्वे पढ़ा है, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा नई नहीं लगेगी और ज़्यादा आपको ऐसा अटपटा भी महसूस नहीं होगा। लेकिन पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ी-सी और बोरिंग करने वाली लगे। लेकिन थोड़ा बहुत आप और इसमें रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद है वो हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं हम कि हमने देखा कि जो आपका कृषि है, इस कृषि में बहुत सारे सेक्टर हैं वो आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है? कृषि का मतलब केवल एग्रीकल्चर नहीं है। कृषि में और भी आपके क्या है कुछ अलाइड सेक्टर है वो जुड़े हुए हैं। तो कृषि में और कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? तो कृषि में फसलें तो है ही, ठीक है? इसके अलावा एग्रीकल्चर के साथ में एनिमल हस्बेंड्री पशुधन भी आता है, लाइव स्टॉक है, वो भी कृषि से जुड़ा हुआ ही है, ठीक बात है? और वानिकी है, ये भी आपका कृषि से जुड़ा हुआ है। फिशरीज़ मत्स्य पालन है, ये भी किसान लोग इत्यादि है वो करते हैं, ये भी आपका कृषि के अंतर्गत ही वो है वो डाला गया है। तो यहाँ पर पहली बार तो सीधा-सीधा सा सवाल ये पूछ लिया जाएगा कि कौन-सा उपक्षेत्र कृषि और संबद्ध गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं है। ये 3-4 ऑप्शन है वो दे दिए जाएँगे और नीचे कूट दे दिए जाएँगे कि कौन-सा क्षेत्र कृषि और संबद्ध क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। केवल 1, 2, 3 केवल 1, 2, 3, 4 उपयुक्त सभी इस प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों के अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र हैं। तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों के अंतर्गत आपकी बात करें तो फसलें हैं, पशुधन है, मत्स्य है, वानिकी है और लॉगिंग है वो इसमें आपके शामिल है। अब इसका योगदान कितना है?
हमने देखा कि राजस्थान में अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर हैं, कृषि है, उद्योग है और सेवा क्षेत्र है। जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का है, फिर उद्योग का आता है और फिर कृषि का आता है। कृषि का कितना है तो कृषि में हमने देखा कि लगभग साढ़े 26 के आसपास में, यानी कि स्थिर कीमतों पर 26.54% और प्रचलित कीमतों पर 26.92% योगदान है वो आपका एग्रीकल्चर का है। अब एग्रीकल्चर का योगदान साढ़े 26 के आसपास में हमने देख लिया, 26.54 और 26.92। अब एग्रीकल्चर के अंतर्गत उसके जो अलाइड सेक्टर है, उसका योगदान कितना क्या है? तो उसमें अगर हम बात करें तो जीवीए में कृषि का योगदान टोटल आपका कितना हमने देखा, 4.23 लाख करोड़ रुपए है वो आपका कृषि का योगदान है। ठीक बात है। अब 4.23 लाख करोड़ में कृषि का योगदान है। इस कृषि को 4.23 लाख करोड़ को 100% माना जाए और इसमें इसके जो सब सेक्टर हैं, उसको देखा जाए कि फसलों का कितना है, पशुधन का कितना है, वानिकी का कितना है, मत्स्य का कितना है, ये चीज़ें जोड़ी जाए, तो उसमें सबसे ज़्यादा टॉप पर कौन रहता है? तो ये चीज़ें हमें देखने वाली हैं। ठीक बात है? तो इसमें देखिए, कृषि के अंतर्गत जो आपके अलाइड सेक्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? हम देखेंगे कि हो सकता है फसलों का ही ज़्यादा हो। कृषि में मुख्य रूप से कौन है? फसलें हैं। लेकिन फसलों को पछाड़ करके एनिमल हस्बेंड्री लाइव स्टॉक है वो आपका आगे चला गया है। तो 2024-25 के अग्रिम अनुमानों में अगर आपसे प्रचलित कीमतों पर पूछ लिया जाए, ये आपको प्रचलित कीमतों पर ही ध्यान में रखना है, स्थिर कीमतों पर इसमें कोई डेटा वो नहीं प्रकाशित होता है। ठीक बात है? तो कृषि और संबंध क्षेत्र में विभिन्न उप क्षेत्रों में प्रचलित कीमतों पर आपसे पूछ लिया जाए, इसके उप क्षेत्रों में योगदान सबसे अधिक किसका है? ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित करवाया जा सकता है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करवाया जा सकता है। तो जहाँ पर अवरोही क्रम की बात करें तो पशुधन का योगदान कितना है? सबसे ज़्यादा है। कितना है? आपका 46.77% आपका पशुधन का योगदान है। यानी कि टोटल कितना है? 4.23 लाख करोड़ है। इसमें आप मान कर के चलिए कि 1.98 जो लाख करोड़ रुपए हैं, वो कौन देता है आपका? पशुधन है वो देता है राजस्थान की इकोनॉमी में। ठीक बात है? पशुधन के बाद में सबसे ज़्यादा योगदान है वो आपका फसलों का है। फसलों के माध्यम से 1.9 लाख करोड़ रुपए का है वो आपका कंट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये आपका फसलों का है वो दूसरा है। तो ये क्रम ध्यान में रखना आपका, ये कौन-सा क्रम हो जाएगा? ये आपका अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक बात है? तो पशुधन का कितना है? 46.77% पशुधन का है, फिर फसलों का है। ये आपका देखिए पॉइंटों में ही अंतर है, मोटा-मोटी तो कितना है? 46% ही है। लेकिन हम 46% को वाइडली याद रख सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर हमें पॉइंटों में याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही पास-पास में है, बहुत ही निकट है। इसलिए ये दोनों ही आपको याद रखना है पॉइंटों में। 46.77% और 46.17% है वो फसलों का है। तो पशुधन के बाद में दूसरा है फसलों का है। उसके बाद में वानिकी फॉरेस्ट्री का है 6.56% और फिर आपका है वो मत्स्य का है, वो आपका कितना है? लगभग आधा प्रतिशत से अधिक, थोड़ा बहुत अधिक है, 0.51% है वो मत्स्य का योगदान है। तो ये प्रश्न प्रीवियस एग्ज़ाम में काफ़ी परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है, तो आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। ठीक है? तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है कि पशुधन, फसल और वानिकी ये आपका इसका अवरोही क्रम है। जहाँ आरोही क्रम पूछ लिया जाए तो अवरोही, आरोहण, दाएँ-बाएँ ये चीज़ें तो आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। तो अवरोही क्रम है वो पूछ लिया जाए तो आपको इस प्रकार से बताना है। आरोही क्रम पूछ लिया जाए तो आपको कम से अधिक की ओर है वो आना है, तो आपका आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक बात है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान कितना क्या है और कृषि संबंध क्षेत्रों में जो योगदान है वो 2011-12 में कितना था? 28.56% था और अब वर्तमान में कितना है? 26.92% है। यानी कि कृषि का योगदान आप देखेंगे, ये जो तीनों सेक्टर है, वैसे तो कृषि का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम देख रहे हैं 2011-12 से लगातार आपका क्या है? वृद्धि हो रही है। लेकिन तीनों सेक्टर में तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो सर्विस सेक्टर हमेशा आगे है वो जा रहा है। कृषि सेक्टर है वो धीरे-धीरे आपका डाउनफॉल है वो होता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या अधिक बढ़ रही है और जनसंख्या अधिक बढ़ रही है, उस वजह से आपका जो लैंड होल्डिंग है, भू-जोतों का जो औसत आकार है वो भी आपका कम हो रहा है और जो लोग हैं वो ज़्यादातर आपका क्या है शहरीकरण है वो हो रहा है, गाँवों से शहरों की ओर है वो जा रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र पर धीरे-धीरे कम ध्यान दे रहे हैं।
किसानों की संख्या घट रही है और बाकी वाला सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री है वो आपका थोड़ा-सा ज़्यादा है, वो बढ़ रहा है। तो कृषि जो है वो आपका उसका जो योगदान तीनों की अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कृषि जो है वो निरंतर आपका कम है वो होता जा रहा है। लेकिन अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो आपका निरंतर अगर संख्यात्मक रूप से देखा जाए तो वो चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पहले आपकी बात करें तो 1 लाख करोड़ रुपए हैं, अब 2 लाख करोड़ रुपए का है वो योगदान है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है? और वर्तमान में टोटल एग्रीकल्चर का कितना है 4.23 लाख करोड़ रुपए है वो प्रचलित कीमतों पर हमें देखने को वो मिल रहा है, ठीक है? स्थिर कीमतों पर 2 लाख करोड़ रुपए का है। तो इस प्रकार से ये आपका कृषि का योगदान तो वैसे बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था में, लेकिन तीनों सेक्टरों की बात करें तो उसमें जो कृषि है वो निरंतर धीरे-धीरे वो कम होती जा रही है। 2011-12 में कृषि जीएसपी में योगदान प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत 28.56% था और अब जो है वो 26.92% है वो हो गया है, ठीक है? तो ये बात थोड़ी-सी आपको अच्छे से ध्यान में हो रखना है। अब हमें आगे क्या ध्यान में रखना है? आगे ये 2 जो कृषि एक तो बड़ा हमने देखा कि 3 सेक्टर में हमने कृषि को लिया। अब कृषि के उपक्षेत्र है वो देखें, उपक्षेत्रों में फसल और पशुधन है ये 2 मेजर कंट्रीब्यूशन आपके करते हैं। तो हम देखेंगे कि फसल का कितना है कंट्रीब्यूशन, फसल के अंतर्गत भी कुछ अलाइड सेक्टर हमें देखने को मिलेंगे। उसमें कौन-कौन सी फसलें हैं, कौन सी फसलों का योगदान जो वैल्यू एडिशन है उसमें सबसे ज़्यादा है और उसके बाद में पशुधन देखेंगे तो पशुधन में भी कुछ चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी हमें, इसका भी एक सब सेक्टर है वो होगा, तो उसका कितना क्या है वो चीज़ें हम वो देख लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आपका ये तो हमने देख लिया कि जो आपका योगदान कितना क्या है, यानी कि कृषि का कितना है, कृषि के अंतर्गत पशुधन का कितना है, फसलों का कितना है, वानिकी का कितना है, मत्स्य का कितना है, वो चीज़ें देखी। अब इसमें ग्रोथ रेट भी हमें देखनी है। एक ग्रोथ रेट हमने देखी कि सीएजीआर कितनी है 2011-12 से 2024-25 में, वो सीएजीआर 4.76% हमने देखी। चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर है पिछले लगभग 13-14 सालों में। एक हमने पिछले साल की तुलना में इस साल में कितनी है, वो चीज़ें देखी तो मैंने स्थिर कीमतों पर आपसे बताई थी कि स्थिर कीमतों पर जो वार्षिक वृद्धि दर जो है, वो कृषि की कितनी है 5.05% है, प्रचलित कीमतों पर 11.14% है। तो वही चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि जो स्थिर कीमत है, इस स्थिर कीमतों पर 2024-25 में वर्ष 2023-24 की तुलना में जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि है वो कितनी रही है? तो स्थिर क्षेत्रों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की जो वार्षिक वृद्धि है वो कितनी है 5.05 ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विभिन्न उप क्षेत्रों की जो वृद्धि है वो कितनी है? जो आपके एलाइड सेक्टर है सारे, उसका हमने योगदान तो देखा कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? आपका पशुधन का है, उसके बाद में फसलों का है, फिर आपका वानिकी और फिर मत्स्य हो जाएगा। अब इसका जो वृद्धि है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो तेज़ी से कौन कर रहा है? ठीक है? तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कौन कर रहा है? जो सबसे नीचे है, मत्स्य जो सबसे नीचे है, वो सबसे ज़्यादा है वो ग्रोथ है वो कर रहा है। ठीक है? तो मत्स्य क्षेत्र में कितनी है 25.89% की वृद्धि देखने को मिली है। यानी कि पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो मत्स्य क्षेत्र है वो बहुत ही कम था और 2024-25 के अग्रिम आंकड़ों के अनुसार मत्स्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। उसके बाद में पशुधन में, फिर फसल में और फिर वानिकी में हमें वृद्धि देखने को मिली। तो जहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 2024-25 की तुलना में यानी कि पिछले साल की संदर्भ में 2023-24 की तुलना में 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि है वो किसमें देखने को मिलती है? तो सर्वाधिक वृद्धि जो है वो हमें मत्स्य क्षेत्र में देखने को मिलती है। लेकिन सर्वाधिक योगदान पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन है जीएसवीएमई वो आपका किसमें देखने को मिलेगा हमें? फसल या पशुधन, तो वो हमें सबसे ज़्यादा पशुधन और दूसरा हमें फसलों के अंतर्गत देखने को मिलेगा 46.77 फसल 46.76 पशुधन और 46.17 हमें फसल के अंतर्गत है वो देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये इसका जो ग्रोथ रेट है वो भी आप थोड़ी-सी ध्यान में रखिए इसके अलाइड सेक्टर की। अब हम इस अलाइड सेक्टर की बात करेंगे कि जो फसल क्षेत्र हैं, फसल क्षेत्र का योगदान हमने देखा कि दूसरे स्थान पर है। पशुधन फर्स्ट है, फसल है वो दूसरे स्थान पर है। तो फसल का जो टोटल अगर कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो वो कितना है?
1.9 लाख करोड़, ये 9.5 लाख करोड़, ये मैंने आपको बताया कि पशुधन का है। प्रतिशत की अगर हम बात करें इसकी, प्रतिशत कितना है कंट्रीब्यूशन टोटल चारों में देखा जाए, तो इसका कितना हो जाएगा, 46.17% था। और संख्या में देखा जाए तो 1.95 लाख करोड़ रुपए हैं। ठीक है। टोटल कृषि का कितना है, तो टोटल कृषि का 4.23 लाख करोड़ रुपए प्रचलित कीमतों पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब 4.23 लाख करोड़ में 1.95 लाख करोड़ योगदान किसका है, फसलों का है। प्रतिशत में पूछ लिया जाए फसलों का कितना है, तो प्रतिशत में 46.17% है वो फसलों का कंट्रीब्यूशन है। अब हमें ध्यान में क्या रखना है कि इस फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें हैं जो कि ग्रोस वैल्यू एडिशन, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन में हमें योगदान देती है, यानी कि राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा कौन सी फसल है जिससे राज्य को सबसे ज्यादा इनकम होती है, सबसे ज्यादा आय होती है। तो राज्य की आय का स्रोत प्रमुख जो फसल है वो है मूंगफली। मूंगफली के बाद में बाजरा है, बाजरा के बाद में मूंग। ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि फसलों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो खरीफ ऋतु की फसल और एक रबी की फसल। जायद में तो विशेष रूप से लोगों की उधर पूर्ति भी ही हो पाती है, कोई वाणिज्यिक इत्यादि फसलें तो वो बोई नहीं जाती हैं। कुछ फल सब्जियां साग इत्यादि वह होती है, तो उसका इतना जो आपका ग्रोस वैल्यू एडिशन में या अर्थव्यवस्था की राज्य की आय में इतना कोई विशेष योगदान नहीं रहता है। तो मेजर खरीफ और रबी की जो फसलें होती हैं, तो खरीफ की फसलों के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो इनकम जनरेट होती है राज्य को, वो कौन सी फसल से होती है, मूंगफली से। मूंगफली से कितनी क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2024-25 में 12,762 जो है ये तो आपका मूंगफली से है, 9,041 जो है ये बाजरा, और 8,139 जो है ये आपका मूंग से करोड़ रुपए में ये है। ठीक है। तो मूंग से हमें इतना क्या जनरेट जो आपका इनकम है वो जनरेट हुई है। लेकिन पिछले साल की अगर तुलना में देखा जाए, तो पिछले साल में 11,306 किसका था, मूंगफली का, और बाजरे का 12,175 था। तो बाजरे का लगभग लगभग पिछले साल बाजरे का ज़्यादा था, उससे पहले आपकी बात करें तो मूंगफली का है वो उससे पहले है वो ज़्यादा था। तो बाजरा और मूंगफली कभी ऊपर कभी नीचे है वो होता जाता है। तो ये ध्यान में रखना। आपसे पूछ लिया जाए कि खरीफ फसलों के अंतर्गत राज्य की अर्थव्यवस्था में या राज्य की आय में किन फसलों का या योगदान देने वाली प्रमुख फसलें कौन सी है। तो पहली बात तो सीधे तौर पर ये पूछ लिया जाएगा, आरोही अवरोही को गोली मारो। पहले तो ये देख लो कि खरीफ फसलों के अंतर्गत राज्य की आय में योगदान देने वाली प्रमुख कौन सी फसलें हैं। ठीक है। जोड़ा दे दिया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें मूंगफली, बाजरा और मूंग, ये तीन फसलें हैं जो राज्य की आय में सबसे ज्यादा योगदान देने वाली खरीफ की फसलें हैं। ठीक है। जिसमें एक नंबर पर कौन सी है, मूंगफली है, दो नंबर पर बाजरा है, और तीन नंबर पर जो है वो आपका कौन सी हो जाएगी, मूंग हो जाएगी। ये कैसा क्रम है, ये आपका अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है। तो राज्य की आय में योगदान देने वाली खरीफ फसलें कौन सी है, मूंगफली, बाजरा और मूंग। अब रबी की कौन सी फसल है जो राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है, तो रबी की फसलों में सबसे ज्यादा योगदान है राई और सरसों का, दूसरा है वो गेहूं का, और तीसरा है वो चना का है। तो ये इसका भी क्या है, आपका अवरोही क्रम है। ठीक है। तो ये आपका रबी पूछ लिया जाए या खरीफ भी पूछ लिया जाए, तो गेहूं और बाजरा, खरीफ में बाजरा दूसरे स्थान पर है, रबी में गेहूं दूसरे स्थान पर है, और राजस्थान में प्रमुख रूप से खाद्यान्न फसलें खरीफ की कौन सी है, आपकी बाजरा है, रबी की है वो गेहूं है। तो ये दोनों दूसरे स्थान पर हैं, और पहले स्थान पर राई और सरसों, और उसमें कौन सी है, मूंगफली खरीफ में, रबी में राई और सरसों, और उसमें मूंग है, तो इसमें आपका चना है। ठीक है। मूंग दाल, चना दाल। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इन जो 2024-25 में। ठीक है। सबसे ज्यादा योगदान देने वाली जो आपकी खरीफ और रबी की फसलें। तो हमने क्या देखा कि कृषि देखी, कृषि के अंतर्गत पहले तो हमने इकोनॉमी के तीन सेक्टर देखे, इसमें कृषि देखा, कृषि के अंतर्गत कितना क्या योगदान है प्रचलित और स्थिर कीमतों पर वो देखा। फिर कृषि में जो है आपके उसके सब सेक्टर है वो हमने देखे, और सब सेक्टरों में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सबसे ज़्यादा है वो हमने देखा कि
पशुधन का है, फिर फसलों का है, फिर आपका वानिकी मत्स्य इत्यादि वो देखा। और उसके अंतर्गत हमने फसलों के अंतर्गत और किसका योगदान, किसका कौन-कौन सी फसलों का है, वो देखा। अब जो सबसे टॉप पर था कौन-सा, पशुधन, उसको देख लेते हैं। तो पशुधन में के अंतर्गत किसका क्या योगदान है? तो हमने देखा कि 2024-25 में पशुधन का सकल राज्य मूल्यवर्धन के प्रचलित कीमतों पर कितना योगदान है? 1.98 लाख करोड़ है, जो कि फसल क्षेत्र से क्या है? अधिक है। ठीक है? तो फसल का कितना है? देखिए, फसल का 1.95 लाख करोड़ है, पशुधन का 1.9 जो आपका पशुधन का 1.98 लाख करोड़ है, यानी कि ये आपका कितना हमने देखा 46.17% है। योगदान की बात करें, इसका है वो 46.77% है, ठीक है? अब पशुधन में आपकी किस-किस का कितना क्या योगदान है? तो पशुधन के अंतर्गत उप क्षेत्रों में, उप उत्पादों में, पशुधन उत्पादों में क्या-क्या शामिल है? तो पशुधन में दूध है, पोल्ट्री सहित मांस है, अंडे हैं और अन्य हैं, ठीक है? तो दूध में पशुधन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा योगदान जो है, वो दूध और मांस इत्यादि का है, ठीक बात है? तो पशुधन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? मिल्क का दूध का है। दूध का कितना है? 80.17%, 80.17% जो है वो आपका किसका है? मिल्क का योगदान है, सबसे ज़्यादा है वो दूध का है। दूसरे की बात करें तो दूसरे पर वैसे तो अवरोही क्रम में देखा जाए तो अन्य आ जाता है 12.1 12.80, लेकिन अन्य को अगर एक्सक्लूड करें तो उसके बाद में जो है वो पोल्ट्री सहित मांस है वो 6.41%, फिर अंडों का 0.62% और फिर अदर्स है, बहुत सारी कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हैं, वो अन्य के अंतर्गत 12.80% है वो आपकी आ जाती है, पशुधन उत्पादनों में। तो ये एक सीक्वेंस बनाते हुए आपको चलना है कि पहले कृषि, कृषि के उपसेक्टर, फिर उपसेक्टरों में ग्रोथ प्रतिशत कितनी है वो थोड़ी-सी देख लेनी है और फिर उपसेक्टरों का योगदान कितना क्या है, फिर उसके अंतर्गत वाले अंदर वाले कितना क्या योगदान है, ठीक है? तो वो आपको हो ध्यान में ये चीज़ें वो रखते हुए चलना है। अब राजस्थान का जो एग्रीकल्चर है इसकी क्या चुनौतियाँ हैं, क्या चैलेंजेज़ हैं? तो राजस्थान में मुख्य रूप से तो खेत, भू-जोतों का जो आकार है वो बहुत ही छोटा है, बिखरे हुए खेत हैं। कहीं आपका जो कृषक रह रहा है उससे लगभग 8-10 मील दूर खेत है, छोटे-छोटे टुकड़े हैं, तो वहाँ वो जा नहीं पाता है, कोई दूसरा कृषक है वो उस पर खेती इत्यादि है वो करता है तो उसको बहुत कम ही उसका अंश मिल पाता है। तो इस प्रकार से बिखरा हुआ खेत है, भू-जोतों का औसत आकार है वो बहुत ही छोटा है, पानी की भी कमी है और उसका बहुत ही दुरुपयोग पानी का वो भी अकुशल उपयोग है वो किया जाता है, क्योंकि जो फव्वारा इत्यादि है वो आपके सिस्टमैटिक ढंग से सही तरीके से है वो उन पर जो सिंचाई इत्यादि है वो नहीं की जाती है, ठीक है? उस वजह से बहुत सा पानी है वो व्यर्थ बह जाता है, ठीक है? जो ड्रिप इरिगेशन वाला जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से राजस्थान में अभी तक है वो आपका लागू नहीं किया जा सका है, ठीक है? तो ये बहुत सारे जो चैलेंजेज़ हैं, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान की। क्योंकि राजस्थान में जो वर्षा है वो अपर्याप्त होती है, अनिश्चित होती है और कब क्या वर्षा होगी उसका कोई निश्चित आपका ठिकाना नहीं है। कभी शीतकाल में भी बहुत सारी वर्षा है वो हो जाती है और सावन भाद्रपद महीने में भी जो वर्षा का सबसे अच्छा मौसम होता है, उस समय भी बारिश नहीं होने की वजह से पश्चिमी राजस्थान की फसलें सूख कर मुरझा जाती हैं और जब फसलों काटने की बारी आती है उस समय बारिश की आवश्यकता नहीं होती है, तब बहुत भयंकर तरीके से बारिश होकर के फसलों को नष्ट कर लेते हैं। तो ये सारी कुछ चैलेंजेज़ है वो हमें देखने को मिल रहा है राजस्थान की कृषि में। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान की कृषि में क्या चुनौतियाँ हैं। ये चीज़ें राजस्थान की आर्थिक सर्वे में कोट की हुई है तो इसलिए एग्ज़ामिनर वहाँ दृष्टि डाले तो ये जो है वो कुछ फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी ध्यान में रखनी है। राजस्थान में शुष्क जलवायु है, सीमित कृषि योग्य भूमि है, जल संकट है, इसके कारण कुशल भू उपयोग समृद्ध खेती के लिए अत्यंत है वो आवश्यक हमें देखने को मिलता है, आवश्यक होता है। प्रमुख रणनीतियों में ड्रिप सिंचाई जैसी जल संरक्षण तकनीकों को अपनाना है, सूखा प्रतिरोधी फसलें जैसे बाजरा है, दालें हैं, ठीक है? इसको बढ़ावा देना और पशुपालकों के साथ-साथ में कृषि वानिकी को इंटीग्रेटेड रूप से है वो शामिल करना, ये राजस्थान की इस प्रकार की जो चैलेंजेज़ है एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, उससे है वो निपटा जा सकता है। तो कभी आपको इस प्रकार से
दे दिया जाए कि राजस्थान में कृषि के लिए बहुत सी चुनौतियाँ हैं, उसका क्या समाधान आप देखेंगे, तो इस प्रकार से चीज़ें आप बता सकते हैं। चाहे लिखना हो तो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा फसल चक्र, शून्य जुताई, पड़त भूमि, ठीक है? और वर्षा जल संचयन जैसी सतत कृषि पद्धतियाँ मिट्टी के क्षरण को रोकने और प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, उसको बढ़ाने में भी सहायक हो सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, वो की जा सकती हैं, जिस वजह से राजस्थान में जो प्रोडक्टिविटी है, वो भी काफ़ी अच्छी होगी। और जो शुष्क भूमि है, वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके से कृषि है वो की जा सकेगी और कम वर्षा में, कम पानी में भी अच्छी पैदावार है वो ली जा सकती है। तो ये कुछ चुनौतियाँ और उनके समाधान है वो थोड़ी-सी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक बात है? तो थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे और भी कृषि से जुड़े हुए कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स इत्यादि। तो इन चीज़ों को आप एक तारतम्यता के साथ में हो याद करने का है वो प्रयास करें कि पहले कृषि पढ़ा, कृषि के अंतर्गत जो है वो हमने सब सेक्टर पढ़े, सब सेक्टर में सर्वाधिक योगदान किसका है, उसमें हमने फसलें से पहले पशुधन, ठीक है? तो पशुधन का योगदान सबसे अधिक है, पशुधन में सबसे अधिक 80% योगदान किसका है? दूध का है। फसलों में, खरीफ फसलों में और रबी फसलों में हमने देखा, तो खरीफ फसलों की अगर हम बात करें तो खरीफ फसलों में सबसे अधिक योगदान मूँगफली का है, उसके बाद में बाजरा का है, फिर मूँग का है, रबी फसलों में सबसे अधिक राई व सरसों का है, दूसरा है गेहूँ का है और फिर चना का है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं वो ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ये ज़्यादा कोई डीप नहीं है, आप एक पेज में ही इस सारे चीज़ों को, सारे फैक्ट को समेट सकते हैं फैक्चुअली रूप से। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो भी वीडियो के साथ में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चीज़ों को और भी है वो नोट्स है वो बना सकते हैं और इन चीज़ों को आप बार-बार थोड़ा-सा देखेंगे, मेमोराइज़ करेंगे, तो चीज़ें याद हो जाएगी। कोई विशेष रटने वाली इसमें कोई बात है वो नहीं है। ठीक बात है, तो थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।